बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि वाई वी नीड दीज रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों है। बच्चों, इंडिया में 60 से लेकर 55% पॉपुलेशन जो है वो किस में लगी हुई है बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी है। इतने सारे जब लोगों को जब एग्रीकल्चर क्या दे रहा है, रोजगार जैसी चीज़ दे रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो इंडिया में बहुत पुरानी है बच्चों। ठीक है, अब इतने साल से जो प्रैक्टिस की जा रही है, तो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से जो सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आ रही है वो किस में आ रही है, उनको जो पॉपुलेशन को फीड कराने में आ रही है। ठीक है, तो जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, अगर वो आएंगे, समय पर आए, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की सारी ज़रूरतों को टाइमली पूरा किया जा सकेगा। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे शुरू किए गए जिनसे कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए। जैसे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जो खेत के जो हैं छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। ठीक है, उन पैच ऑफ लैंड्स को क्या किया गया बच्चों, कंबाइन करके एक यूनिट बनाया गया, जिसे क्या कौन सा सिस्टम कहते हैं, कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होल्डिंग कॉर्पोरेशन, और क्या किया गया, सभी लोगों को इकट्ठा मिलाकर उस पर काम कराया गया। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हो गए, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी वो प्रथा थी बच्चों जिसमें एक किसान के पास तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, और एक जो जमींदार होता था उसके पास पूरे गांव की आधी से भी ज़्यादा जमीन होती थी। ठीक है, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे कदम उठाए उन्होंने। ठीक है, और इसीलिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहला नाम किसका आता है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी का। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या क्या काम किए थे बच्चों, सबसे पहला काम था उनका लैंड रिफॉर्म्स का, यानी कि भूमि सुधार के उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जिसमें कलेक्टिवाइजेशन और अबोलिशन ऑफ जमींदारी जैसे स्टेप्स थे शामिल। 1960 से 70 में एक प्रोग्राम आया जिसे कि इसके नाम से जाना जाता है बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो किस पर बेस था, यूज ऑफ पैकेज एंड टेक्नोलॉजी, पैकेज और टेक्नोलॉजी पर बेस था ये। ठीक है, इसी के साथ एक और आया जिसे कि किसके नाम से जाना जाता है, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड टूल्स वगैरह यूज किए करके एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, दूर दराज तक पहुंचाने के लिए ये जो दोनों रिवोल्यूशन है इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ठीक है, 1980 से 1990 तक क्या किया बच्चों, कॉम्प्रीहेंसिव जो लैंड थी उसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। ऐसी लैंड जिसको कि खेती करने के लिए यूज नहीं किया जाता उसे डेवलप किया गया। ठीक है, विभिन्न जो प्रोग्राम्स है उसके चलते, और इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के चलते उसे किसके लिए बनाया गया, खेती के योग्य बनाया गया। ठीक है, अब क्या प्रोविजन था, एक नए जो प्रोविजन वो लेके आए थे वो क्या थे, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाए। जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं बच्चों, उनसे फसल को जो नुकसान होता है उससे किसान को जो हानि होती है उससे बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है वो लाई गई। और उसमें कौन कौन सी जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो जो जोड़ी गई, ड्रॉट है, फ्लड है, साइक्लोन है, फायर है और डिजीज है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से और स्टेप, ग्रामीण बैंक की स्थापना की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई। ठीक है, ऐसे बैंक को लाई जो कि क्या करें, जो किसानों को कम ब्याज दर पर क्या दें, लोन दें। ठीक है, और जो किसान है, किसान के लिए और क्या क्या सुविधा लेके आई, किसान क्रेडिट कार्ड लेके आई गवर्नमेंट। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लेके आई जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, PIAS। ठीक है, ये जो स्कीम है ये किसके लेके आई, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, क्योंकि पैसों की कमी के चलते फार्मर्स क्या करते थे, जो लोकल मनी लैंडर्स है उनके ब्याज में, डाक चक्र में क्या हो जाते थे, फंस जाते थे। ठीक है, उनसे बचाने के लिए जो सरकार की तरफ से ये स्कीम्स लाई गई। ठीक है, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स बनाए गए। ठीक है, जिससे कि क्या है, एग्रीकल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं वो किसानों तक पहुंचाए गए, किसके जरिए, रेडियो और टेलीविजन के जरिए, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उनमें वो प्रोग्राम्स भी
प्रसारित करवाए गए ताकि उन्हें वो उन प्रोग्राम्स के जरिए किसान नई नई आने वाली टेक्नोलॉजी को सीख सकें और किसी भी फसल के लिए उगाने के लिए कौन सा मौसम सही होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके लिए सही होती है, या किस प्रकार की खाद या पेस्टिसाइड्स वो इस फसल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो किसानों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए और किसानों को बिचौलिए और जो दूसरे लोग हैं उनके आतंक से बचाने के लिए, ठीक है, उनके शोषण से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की जिसे एमएसपी कहा जाता है, जो कि क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बच्चे क्या होता था, कई बार किसान जिस फसल को उगाता था वो बहुत मात्रा में पैदा हो जाती थी और उस ज़्यादा मात्रा में पैदा होने के कारण उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती थी। डिमांड कम होने से उसका प्राइस क्या हो जाता था, डाउन हो जाता था। तो नुकसान किसको उठाना पड़ता था, किसानों को उस तरह के नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी व्यवस्था की गई। ठीक है बच्चों, ये सब जो प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है, वो कुछ इंपॉर्टेंट फसलों पर लिए गए जो कि किसान अपने खेतों में उगा सकते थे। ठीक है, ये जो स्कीम्स है किसानों के वेलफेयर के लिए तो थी, साथ ही देश में रहने वाले उन लोगों के लिए भी थी जिनकी की भोजन की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होता है। तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से सरकार ने न केवल किसानों को हेल्प की बल्कि जो उनके जो और लोग थे उनके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी सरकार ने बखूबी निभाई। जो बात करते हैं भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन की, बच्चों ये इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। ठीक है, विनोबा भावे उनके क्या थे, एक बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, और गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। गांधी जी के ग्राम स्वराज के अनुसार प्रत्येक गांव को अपनी ज़रूरत के हिसाब का सब चीज़ वहीं से क्या करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, ताकि बाहर से कोई चीज़ ना लानी पड़े। अब बात करते हैं पोचमपल्ली की। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक इलाका है। वहाँ बहुत सारे जो गरीब और जो ज़मीन जो लैंडलेस जो विलेजर्स थे उन्होंने विनोबा भावे की एक सभा में आकर डिमांड की किसकी, ज़मीन की, ताकि वो इकोनॉमिक रूप से क्या हो सके, वेलबींग हो सके। ठीक है, लेकिन विनोबा भावे ने उनसे प्रॉमिस तो नहीं किया उस समय, लेकिन उनसे कहा कि वो इस बारे में गवर्नमेंट से क्या करेंगे, बात करेंगे और उनके विषय में कुछ ना कुछ ठोस कदम ज़रूर उठाएंगे। ठीक है, श्री रामचंद्र रेड्डी उस समय वहाँ के क्या थे, एक लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने अपनी 80 एकर्स जो लैंड थी वो किसको दे दी बच्चों, 80 लैंडलेस जो विलेजर्स थे उन्हें दान में दे दी। ठीक है, और इसी एक्ट को, इसी कार्य को किसके नाम से जाना जाता है, भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूदान के नाम से जाना जाता है। कुछ जमींदार थे और कुछ ऐसे जो लैंड ऑनर्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो गाँव थे उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारे गाँव को क्या कर दी, बहुत सारे गाँव दान में दे दिए। ठीक है, गांव को दूसरे गांव दान में दे दिए और ये जो प्रोसेस थी वो किस नाम से जानी गई, ग्राम दान के नाम से जानी जाती है। ये जो बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगता था या उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो पुअर फार्मर्स हैं वो उनकी जो लैंड है वो क्या कर देंगे, सीज कर दी जाएगी। किस एक्ट के तहत, भूदान या ग्रामदान आंदोलन के तहत। अब जो बात करते हैं एग्रीकल्चर का, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें और उसके आउटपुट के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हमारी जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो बहुत कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने में वो ज़्यादा सक्षम है। 2008 के डाटा के हिसाब से 63% जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट देने का काम एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है, और करंट जो डाटा है उसके हिसाब से 55% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है किसके, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं ताकि जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो थोड़ा अप हो सके। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं, जैसे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसकी स्थापना की गई है, जिसे ICAR कहा जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है ताकि लोग उसमें जाकर जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं चीज़ें उन्हें पढ़ें और उन्हें एग्रीकल्चर की जो कार्य है उसमें उस एक्सपीरियंस को यूज़ करें। वेटेनरी जो सर्विस है उसको क्या किया गया, एनहांस किया गया, बढ़ाया गया है, और जो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स नए बनाए गए हैं जिससे जो डेयरी फार्मिंग वगैरह है उसको क्या मिले, बल मिले। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। ठीक है, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा किए जा रहे हैं ताकि लोग उसमें क्या लें, इंटरेस्ट लें और एग्रीकल्चर के फील्ड में
जो भी नई चीज़ें आ रही हैं या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में वो अच्छे से सीख सके। ठीक है, और मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया है ताकि मौसम की जानकारी किसानों को सही से मिल सके और उसके हिसाब से वो क्या कर सके, अपनी फसल को बो सके। ठीक है, और बच्चों जो वेदर है, वेदर फोरकास्टिंग जो सिस्टम है वो क्या किया जा रहा है, और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं बच्चों, ताकि जो हमारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमी है वो क्या हो सके, ग्रो कर सके। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं बच्चों। फूड हमारी बेसिक नीड है। अगर किस पॉपुलेशन में किसी को भी अगर फूड नहीं मिलता है तो ये सेगमेंट वो किससे सफ़र करता है, लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी उसको झेलनी पड़ती है। ठीक है, कौन कौन ऐसे जो लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी जिनको नहीं मिल पाती है, एक तो इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं उनको, जो लेस डेवलप्ड लोग हैं उन्हें, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उन्हें, और रिमोट एरिया ऑफ कंट्री के ऐसे एरिया, रिमोट एरियाज और जहाँ नेचुरल डिजास्टर हुए हैं वहाँ पर जो फूड सप्लाई है वो अनसर्टेन है, यानी कि रेगुलर नहीं है। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन, फूड सिक्योरिटी का मतलब है सभी लोगों के लिए फूड अवेलेबल होना, ये इंश्योर कराना ही क्या है, फूड सिक्योरिटी है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, केयरफुली उसने क्या किया है, नेशन फूड सिक्योरिटी को डिज़ाइन किया है। किस लिए डिज़ाइन किया है, ताकि फूड हर व्यक्ति की पहुंच में रहे। ठीक है, उसके 2 कंपोनेंट्स है, 2 आधार पर किया है। पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस भी कहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये सिस्टम रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में ही बराबर रूप से चलाए जा रहे हैं। अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी, जो इंडियन फूड सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है वो उसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। एक तो है अवेलेबिलिटी, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। जो खाना है वो सभी लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, सभी लोग उसे खरीद पाएँ और सभी लोगों को वो मिल पाए। ये इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन एम है। ठीक है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके तहत इसकी स्थापना की गई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करता है, जो किसान है उनसे फूड को या फसल को खरीदता है एमएसपी पर, और उसे क्या करता है, प्रिक्योर करता है, स्टॉक करता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उसे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कराता है। जब अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं एमएसपी या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज में कुछ कमियां हैं और जिनके कारण कुछ प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़ रही है। वो है जो प्रोक्योर फूड ग्रेन्स है उसमें क्या है, फार्मर्स को एमएसपी मिलती है या सब्सिडी मिलती है तो फार्मर उन्हीं फसलों को बार बार उगाना पसंद करते हैं जिन पे कि गवर्नमेंट एमएसपी देती है। जैसे पैडी और वीट, ज़्यादातर यही फसलें उगाई जा रही है। कहाँ पर बच्चों, इसका एग्जाम्पल है पंजाब और हरियाणा में। इससे क्या चीज़ डिस्ट्रॉय है बच्चों, क्रॉपिंग पैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। कहाँ पर, इंटरक्रॉपिंग पैरिटीज हो रही है और सॉइल पर भी इसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब सॉइल पर इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है बच्चों, बार बार वही चीज़ उगाने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनकी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। सब्सिडीज, जब सब्सिडीज दे रही है सरकार किस किस चीज़ पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, वाटर पर, पेस्टिसाइड्स वगैरह पर, तो लोग जो किसान है वो ज़्यादातर उन्हें यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, सलाइनिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉइल में बढ़ रही है। ठीक है, अब जो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वो क्या कर रहा है, ढंग से लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये एपीएल वाले हैं या बीपीएल वाले हैं। एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। बच्चों बीपीएल जो लोग हैं उनके लिए सरकार एक न्यूनतम दर पर जो खाना है वो अवेलेबल कराती है, लेकिन जो नेशनल कैलेमिटीज़ है या आइडेंटिफिकेशन सही से ना हो पाने के कारण जो कई लोग कई बार कहते हैं जो रियल में जिन्हें फूड की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उन्हें फूड नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब जो बात करते हैं कुछ जो शिफ्ट इन कल्टीवेशन में कुछ जो शिफ्ट किया जा रहा है वो है फूड क्रॉप्स की जगह अब जो किसान है वो किसको उगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक तो सॉइल को बचाने के लिए और दूसरा थोड़ा कैश बेनिफिट लेने के लिए ज़्यादातर कैश क्रॉप्स को उगाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल जो क्रॉप्स है वो उगाने की तरफ ज़्यादा उनका रुझान हुआ है। अब अगर इस तरफ रुझान होने से क्या हो गया, जो नेट सोन एरिया है
उस पर वो क्या हो गया, कम हो गया। नेट्स ऑन, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरा हमारा जो नेट्स ऑन एरिया है वो घट रहा है। इससे किसकी कमी हो रही है बच्चों, फूड की कमी हो रही है। फूड की कमी होने से जो हमारी जो पॉलिसी है, कौन सी, जो फूड सिक्योरिटी जो हमारा है वो किस में आ गया है, वो खतरे में पड़ गया है।